नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बात करने वाली हूं मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें आपको याद होगा हमारे कितने लोगों को फंसाया गया था और जिन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी के काफ़ी वर्ष जेलों में निकाले। मालेगांव ब्लास्ट में एक और गवाह ने अपने बयान से मुकरते हुए कहा, महाराष्ट्र एटीएस ने बंधक बनाकर ज़बरदस्ती आरएसएस के नेताओं का नाम लेने को कहा था। आज जो ये मुस्लिम लड़कियां और ये आदमी जो है ना, जो कट्टरपंथी खुद है, देश में इस्लामिक जिहाद छेड़े हैं, हर छोटी छोटी बातों में देश में एक विरोध का सुर छेड़ हैं और हर चीज़ में देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। और इनके जो इस्लामिक कट्टरपंथी नेता हैं, जो अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन पार्टियां तो केवल नाम हैं, वो सब जो इनको बुर्खा जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी संपत्ति जिहाद, कभी लव जिहाद करने को प्रेरित करते हैं, कभी स्कैम जिहाद करने को प्रेरित करते हैं, लोन लेते हैं, ये जिहाद करते हैं। तो यही इसी प्रकार का है जो भगवा आतंकवाद शिंदे ने कहा था ना, आपको याद होगा, गृह मंत्री था वो कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद, क्योंकि कसाब को कलावा पहनाया गया था बाकायदा और कसाब वो तो जिंदा पकड़ लिया गया है। तो महाराष्ट्र पुलिस उस वक्त की जो रही है, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट मतलब वहाँ पर थी तो उसी हिसाब से हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने उस समय बहुत अच्छा काम करा जो इनको पकड़ लिया। तो आप सोचिए, एक और गवाह ने अपने बयान से पलटते हुए एटीएस पे आरोप लगाया था कि एटीएस ने उस पर दबाव डाला कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेना है। और इसके अलावा आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार, जबकि जो मुस्लिम मंच के हैं, मतलब इंद्रेश कुमार मुसलमानों का कितना साथ देते हैं और मुस्लिम मंच खोलकर बैठे हुए हैं इनको राष्ट्रवादी बनाने के लिए। और बताइए, और उसके बाद भी ये इंद्रेश कुमार को फंसाना चाहते थे। मतलब आपको कितना भी कोई अच्छा कर दे, पर ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। देखो, और स्वामी असीमानंद का नाम ले, असीमानंद को तो बाद में फंसा ही दिया। आपको पता है ना, असीमानंद को लड़की भेज के फंसाया गया था, फिर बाद में पता चल गया था एक्सटॉर्शन का मामला है, लड़की भेज दो। आशाराम को तो जेल पहुंचा ही दिए, लेकिन असीमानंद का तो कुछ था ही नहीं, उनका तो कुछ था ही नहीं, उनको भी फंसाने को कहा गया था, बाद में फंसाया था उनको, लेकिन अभी तो उनको उसके लिए फंसा दिया। पहले आदमी के वो उसके लिए बम ब्लास्ट के लिए, फिर आदमी लड़की भेजकर, है ना। इस प्रकार का आप जाइए आश्रम में 2 दिन रहिए, तीसरे दिन आरोप लगा दीजिए। 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन आपके साथ हो जाता है। साला हम गए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमें तो बेटी घर की बेटी की तरह ट्रीट करा गया, अपने जो पूर्व के जीवन के बच्चे हैं उनसे मिलाया गया, अपनी पूर्व जो पत्नी, यानी कि पूर्व पत्नी मतलब जो शादीशुदा थे, अब वो गृहस्थ जीवन में नहीं है, उनसे मिलाया गया है। बताओ, बच्चों को बच्चों की नज़र से ही देखते हैं वो अपने लोगों को, बड़ी छोटी सारी लड़कियों को बच्चा बच्चा करते हैं और जो मौलवी छोटी छोटी बच्चियों पे हाथ फेरते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो बम बनाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनको जेल में नहीं डालते। एक दिल्ली में एक बलात्कार करता बच्ची का, वो अंदर आ गया घर के, उसको वापस छोड़ दिया है बेल में। अब वो 4-5 मुसलमान लड़कियों का और करेगा, हिंदू लड़कियों का करेगा। तो एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, असीमानंद का नाम लेने को कहा गया, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने को कहा गया, इंद्रेश कुमार का नाम लेने को कहा गया, दबाव डाला गया और ये कहा गया कि इन पे आरोप लगाओ। 2018 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक और गवाह ने कोर्ट में अपना बयान से मुकरा और बोला कि इस गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संघ के नेताओं का नाम लेने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था। इस तरह इस मामले में 17 गवाह अपने बयान बदल चुके हैं। गवाह ने आरोप लगाया कि एटीएस ने उसे बंधक बनाकर 3-4 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा। इस दौरान एटीएस ने उससे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मरने जैसी हालत हो गई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और उससे सिग्नेचर लिए गए। लेकिन वो जब उसको नहीं मालूम था कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब वो अदालत में पहुँचा तब उसने असली गवाही दी और आरएसएस के नेताओं के नाम लेने पर उस पर दबाव डाला गया था उस वक्त जब उससे पेपर में सिग्नेचर लिए जा रहे थे। लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वह क्या लिखा हुआ है उसे जान सके, और उसने जो उन्होंने कहा उसने उस वक्त कर दिया। बाद में जब बहुत जो प्रताड़ना है वो अझेल हो गई, मतलब उसके झेलने की शक्ति से, उसकी सहने की सहन शक्ति जब सहन शक्ति से बाहर की हो गई, तब उसने वही किया जो
उससे महाराष्ट्र एटीएस ने कहा था। इससे पहले 16 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। इस एक गवाह ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट में एटीएस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एटीएस ने उससे दबाव बनाया कि योगी आदित्यनाथ का नाम इस मामले में ले। कहाँ मालेगांव, कहाँ योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आरएसएस के वरिष्ठ इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद का नाम ले जाने का दबाव डालने का आरोप है। मतलब वो बेचारे, क्या बताऊं, बुढ़ापे में उनका जीवन खराब करा इन्होंने। इसके बाद इंद्रेश कुमार के तत्काल संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए सरकार पर भगवा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था इंद्रेश कुमार ने। बात सच है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में भगवा के खिलाफ साजिश रची गई। इससे आतंकवाद से जोड़ा गया, धार्मिक नेताओं को बदनाम करने के लिए और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। गौरतलब है कि साल 2008 में 29 सितंबर की रात 9:35 पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका LML मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल के में बांधे हुए विस्फोटक से धमाके को अंजाम दिया गया था। ये तो खुद ही करते हैं। अब ये पाकिस्तान में कौन करता है? पाकिस्तान में हम जाके करते हैं। पाकिस्तान में भी तो मस्जिदों में बॉम्ब फोड़ते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही नाटक करते हैं, खुद ही चीज़ें करते हैं। भैया बॉम्ब बनाना हिंदुओं का काम नहीं है। अगर इतना हिंदुओं के पास ये बॉम्ब बनाने का होता ना, इतना कि भाई देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने का इनको इतनी हिम्मत आ जाती, तो तुम इतना चूचू चूचू नहीं करते यहाँ पर, ठीक है ना। इतना वो कसाब को इतने सालों तक 3 करोड़ की बिरयानी नहीं खिलाते। चूँकि यह मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसकी जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को दी गई थी। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उक्त एटीएस के एडिशनल कमिश्नर थे। बाप रे, ये तो परमबीर सिंह ने तो बिल्कुल ही तमाशा करके रखा था। एटीएस के इस मामले में शुरुआती जांच की गई थी। 3 साल बाद 2011 में इस केस को NIA के पास ट्रांसफ़र किया गया था। मालेगांव धमाके के मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही थी। बताइए, इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ साजिश करते हैं। मतलब इतने खुली आंखों से सब कुछ दिखता है, कौन आतंकवाद करता है, किसके वहाँ ये जायज़ है, किसको इतना मजहबी कट्टरपंथ चाहिए, किसको पूरे दुनिया में इस्लाम नाजिल करना है, क्या क्या करना है, ये सब जानते हैं। लेकिन भाई इल्ज़ाम तो भैया हिंदुओं पे ही लगाया जाएगा, सिर्फ हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये चीज़ है दोस्तों, आपको ये मैंने घटना बताई। और देखिए, आप इन लोगों से जितना दूर हो सके रहिए, और आप ना जब भी मतदान करें तो सोच समझ के करिए, क्योंकि जब एक संगठन आता है जो राष्ट्रवाद की भावना से आता है, उसके जब लोग चुन के आते हैं, तो वो अगर किसी एक के पक्ष में और एक के पक्ष में नहीं भी हैं, तो भी उन्हें पार्टी फोर्स करती है कि सबके लिए एक समान कानून और एक समान अधिकारों वाली बात करे, सबको पॉलिसी बनाते हुए शामिल करे। लेकिन जब एक पर्टिकुलर ग्रुप आता है, यानी कि मुसलमान जब आते हैं, मतलब ये जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, मैं मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के नेताओं को कह रही हूँ, जब ये बनते हैं तो ये अपने लोगों का तो खून, उनको तो भड़का के खून चूस चुके होते हैं, फिर ये दूसरों का खून चूसते हैं जो हम लोग होते हैं। तो अब ये आपको देखना है दोस्तों कि आप सही का साथ देते हैं या गलत का, क्योंकि अगर आप इस बार चूके तो फिर आप चूकते ही रह जाएंगे। ये देश इसी तरह से कभी शाहीन बाग होगा, कभी किसान आंदोलन होगा, अब उसके बाद आप देखिएगा ये सब वहीं होता है जहाँ पर राष्ट्रवादी सरकारें होती हैं, और ये वहाँ नहीं होता जहाँ कांग्रेस की सरकारें होती हैं। बुरखा विवाद हो या किसान आंदोलन हो, उस जगह पे नहीं होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी। ये केवल
अस्थिरता फैलाने के लिए उन्हीं राज्यों में होगा। और देखिए ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी फंसाने की बात होगी, चाहे वो सुल्ली ऐप का मामला हो या बुल्ली ऐप का मामला हो, उसमें एक जावेद एक्शन श्योर के जावेद का नाम आया और जावेद अपने नाम से चलाता था। एक क्या चलाता था वो एक यूज़र नेम चलाता था। बाद में जो ये लड़का उस जावेद को 6 महीने की जेल भी हुई, उसमें तो कुछ नहीं बोले। बाद में सुल्ली ऐप चला दिया गया और इसका क्रिएटर असली कौन था वो नाम बीच में चुपचाप हो गया और 35 से 40 और 45 साल 50 साल की औरतों के नाम उसमें थे और ऑक्शन लगाया गया। अगर ऑक्शन बोली से लगाया भी जा रहा है, अगर खाली वो वहाँ बकवास कर भी रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, फिर तो उनको छोटा छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। वो 21 साल के लोगों को तो बच्चा नहीं कहेंगे, 18-19 साल के लोगों को तो बच्चा नहीं कहेंगे, लेकिन जो जावेद होगा 30 साल का 26 साल का जो जावेद होगा वो बच्चा हो जाता है। आप समझ रहे हैं ये मॉडस ऑफ ऑपरेंडी। लेकिन जैसे जावेद का नाम आता है कोई नहीं बोलता है। और अब आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि उस ऐप में जो ये लड़का रावत नाम का जो पकड़ा गया, इसने भी URL जावेद रखा पहले। तो इन लोगों ने ये क्यों चलाया, इसका क्रिएटर असली कौन है वो बात आने नहीं दी, उसको शांत कर दिया मामले को, क्योंकि प्रोपेगेंडा हाय हम मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि इनको हमेशा भगवा यानी कि हिंदू जो है वो गलत करता है ये फैलाना होता है। तो उसकी कहानी को बंद कर दिया गया। एक वायर जैसा ही मिलता जुलता दूसरा पोर्टल है, उसने इसकी जाँच करी थी, बाकायदा एक्शन श्योर से उस आदमी को उठाया गया था, उसको जेल भी थी। अब देखिए क्या कोइंसिडेंट है कि वो बुल्ली ऐप में पकड़ा जाता है पहले, उसका नाम उसके लिए कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, जो अपनी ही कौम की लड़कियों को बदनाम कर रहा था, उनकी बोलियां लगा रहा था, उनकी स्लट शेमिंग कर रहा था, उनके बारे में कोई बात नहीं होती। लेकिन ये जो लड़का दूसरा वाला जो है हिंदू लड़का जो है, जो एक लड़की का नाम भी आया, वो पकड़ा जाता है। वो खुद बोलता है कि मुझे आके पकड़ो और वो बच्चों जैसी बातें करता है। तो ऐसा लगता है कि पैसों के लिए उसने अपना नाम वहाँ उसका एलियस भी जावेद होता है। तो इन लोगों ने क्या कहने की कोशिश करी, उसने तो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया था पहले वाले जावेद ने। अब इन्होंने ये गेम रचा कि ये लड़का एक्सेप्ट करे और ये लड़का एक्सेप्ट करने के बाद ये हो कि हाँ देखो वो वाली जावेद की गलती नहीं थी, इस जावेद की गलती है, ये है जावेद, ओहो तो ये है जावेद हिंदू नाम वाला, ये हिंदू जो है उसका नाम चला रहा था। तो आपको इसमें साफ साफ साजिश नहीं लगती कि जो जावेद है वो वहाँ से उसका ग्रुप वहाँ भी ऑपरेट कर रहा था यूके में, और ये भी यूके से ऑपरेट हो रहा था। तो आप देखिए, आपको शिल्पा शेट्टी के पति का याद है ना कि वो जब भेजता था अपने पाकिस्तानी दोस्तों को क्लिप्स, तो वो यूके जाती थी, अफ्रीका जाती थी, वहाँ से ये वो होता था, अपलोड होता था। तो इसमें कौन मियाँ भाई लोग शामिल थे। ये काम एक्चुअली ये जो बोली लगाना, औरतों की बोली किसके काम है, ये हमारे धर्म में होता है, हमारे धर्म में नहीं होता ये। तो इस लड़के को जिस तरह से टोटली ये हो सकता है कि उत्तराखंड में आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल रही है, तो इस लड़के को ड्रग्स और पैसे का लालच दिया हो और अंदर से हो सकता है धर्मांतरित किया हो और इस तरह से एक कार्य हुआ हो। तो आप समझ रहे हैं। तो जैसे ये आतंकवाद की बातें नहीं है कि ATS ने ऐसे फंसाने को कहा, ये मैं आपको यहाँ पर इसका संदर्भ देते हुए इसलिए गई कि कोई भी घटना हो, मुसलमान बेचारा हो जाता है, खुद की मस्जिद में वो बम फोड़ ले, खुद का फोड़ ले, वो मंदिर में लगा सकता है बम, वो मस्जिद में लगा सकता है बम, वो कहीं पर भी बम लगा सकता है, लेकिन फंसाएगा वो उस जो अपीजमेंट वाली पार्टियां हैं वो केवल हिंदुओं को फंसाएंगी। मतलब हम ऐसे चूड़ी बिंदी पहनकर ऐसे बैठ जाएं तो भी हमें फंसाया जाएगा। चिल्ला चिल्ला के बुर्खा पहन के पत्थरबाजी ये औरतें करेंगी, माँ बहन की गालियाँ ये औरतें देंगी और बेचारी मुसलमान ये हो जाएंगी। अब बताइए, लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का लव जिहाद जब होगा तो उनके सलवारें पकड़ के उन लड़कियों के साथ गलत काम करवाएंगी, अपने बच्चों से, बेटों से, लड़कियों को हैं, और उसके बाद अपने शौहर से निकाह करने को बोलेंगी, हम बिस्तरी करने को बोलेंगी। जैसे नीतिका सैनी का केस था, ठीक है, जैसे उसकी सास ने कहा था मेरे शौहर से तुम हम बिस्तरी कर लो क्योंकि 2007 से मैं बेड पे हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो अब उसको सुकून दे दो, ठीक है ना। अपनी बहू से, सो कॉल्ड फर्जी बहू बनाया होगा उसको, जो भी करा था उसके साथ, वही नकली दस्तावेज़ बना के। तो ये सोचो ये सब काम ये करते हैं, उसके बाद बेचारी औरतें ये हो जाती हैं, 500-500 की रुपए लेकर बिरयानी और देश में तोड़फोड़ करने के काम ये करती हैं। वहाँ पर बुर्का पहन के क्या कर रही थी ये देखा था, इनकी वीडियोस नहीं देखा होगा तो
ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आपको भेज देंगे इनकी स्टोरी, इन्होंने जो जो करा था। इनके पूरे वायरल हुए थे उस वक्त, क्या कर रहे थे उसके पीछे। और ये कोई ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती इनके साथ कर रहा था, खुद ही के इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के मुसलमान लड़के थे, यही थे। शफूरा जर्जर भी प्रेग्नेंट हुई थी, याद है ना। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग आतंकवादी नहीं हैं, चिकन नेक काटने वाले आतंकवादी नहीं हैं, देश में बुरखा जिहाद करने वाले आतंकवादी नहीं हैं, बुरखे की आड़ में चोरी करने वाले, बॉम्ब लगाने वाले आतंकवादी नहीं हैं। लेकिन ये हैं। दुनिया बुरखे से भाग कर यहाँ आ रही है और यहाँ पर इनके ये कर्म है और ये इनके हाल है। और कांग्रेस जैसी अपीजमेंट करने वाली पार्टियां इनको ना केवल फंड बांटती हैं, हिंदुओं का भगवा आतंकवाद चलाने के लिए कसाब जैसे आदमी को भी फंड दे के भेजती हैं। जिनका सिद्धू के लिए मंत्री बनाने के लिए मैसेजेस आते हैं इमरान खान के, सोनिया गांधी को, अमरिंदर सिंह जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनको मैसेज आते थे। सोचिए कनेक्शन कांग्रेस, सिद्धू, ये लोगों का। ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी कौन है? हिंदू। बॉम्ब कहीं भी फटे, हिंदुओं का नाम ले लो। चलो, ये है कहानी हम लोगों की। बड़ा बुरा लगता है, सोचती हूँ मैं कैसे प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ हुआ। एक महिला को इतना प्रताड़ित करा गया, और जो देश के टुकड़े होने की बात करती है वो पता नहीं ना जाने किसकी रखैल, किसके बच्चे की माँ बनने वाली नाजायज़। उस औरत को औरत है करके छोड़ दिया जाता है। कहीं पर हमारे देश के नेशनल फ्लैग का अपमान ये करती हैं और उसके बाद ऑफिसर्स को थप्पड़ मार देती हैं। औरत है करके उनको छोड़ दिया जाता है। कब तक सहेंगे आप लोग? ये कानून में समान कानून क्यों नहीं है? औरत हो या आदमी हो, हाथ उठा रहा है, इस प्रकार से कर रहा है किसी ऑफिसर को ऑन ड्यूटी, तो उसको पकड़ के सीधे जेल में क्यों नहीं डाला जाता? उनकी संपत्ति क्यों नहीं कुर्क होती है? चलिए, बहुत कुछ सीखना है लोगों को योगी जी से, और सीखना भी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक ड्रामा चलने नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत गलत हो रहा है ये जो हुआ है, और बड़ा बुरा लगता है। इन काफ़ी लोगों को जेल में अपना आधा जीवन काटना पड़ा, इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, ज़रूर सहयोग करें हमें। कोई भी सहयोग छोटा है बड़ा नहीं होता, और जो सहयोग करने में सक्षम नहीं है प्लीज़ वो वीडियो को शेयर करें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं विचार अपने कमेंट के माध्यम से लिखिए, और हमें ईमेल करिए। और मुझे डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिएगा, तो वो डायरेक्ट ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। और कोई भी घटना है उसका विस्तार पूर्वक दीजिए मुझे। और हाँ, किसी भैया ने मुझसे नौकरी के लिए कहा था, आई थिंक 6-7 महीने पहले, और मैंने उनके लिए एक रेस्टोरेंट में बात भी कर ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे ईमेल नहीं करा, जबकि डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल लिखा हुआ था। उन्होंने ईमेल नहीं करा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब आप ईमेल नहीं करेंगे, और मैं आपके लिए 2 जगह बात करी, एक जगह जॉब नहीं थी तो मेरे दोस्त के दूसरे रेस्टोरेंट में, कहीं पर अच्छा रेस्टोरेंट था उसमें जॉब थी, तो मैंने आपके लिए बात करी थी, आपने नहीं कहा। अब क्या करूँ मैं, बताइए? मैंने तो अपनी ओर से कोशिश करी, लेकिन आप नहीं भी अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने निकलवाई आपके लिए। आप फिर भी आप ईमेल नहीं करे मुझे, तो मैं क्या करती? आपको नंबर वहाँ में सार्वजनिक तौर पे नहीं दे सकती हूँ ना किसी का। तो एनीवेज दोस्तों, अब मेरे पास टेलीग्राम का यूज़र नेम है। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, समस्या हो, तो मैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है ना। केवल काम के लिए और सही कार्य के लिए, कोई सही में प्रॉब्लम है या किसी बच्ची को काउंसलिंग देनी है और लव जिहाद वगैरह में फंसी हुई है, तो मैं रेडी हूँ, वो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।